ये है इजराइल, जिसे पूरी दुनिया आज स्टार्टअप नेशन के नाम से जानती है। पाकिस्तान से 36 गुना छोटा होने के बावजूद भी, 1 करोड़ से कम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी, और तो और एनिमी से घिरा होने के बावजूद भी, सिर्फ 75 सालों में ही इजराइल दुनिया के रिचेस्ट मुल्कों में से एक बन चुका है। और पाकिस्तान के भी 75 साल पूरे होने के बावजूद भी क्यों आज भी पाकिस्तान आगे के बजाय पीछे की तरफ जाता जा रहा है। हालांकि हमारे पास ना तो रिसोर्सेज की कमी है, ना ही इक्विपमेंट्स की कमी है, और ना ही पावर और पॉपुलेशन की कमी है। और अगली चीज आप ये सुनकर भी शॉक हो जाएंगे कि आज एक एवरेज इसराइली एक एवरेज पाकिस्तानी से 25 गुना ज्यादा अमीर है। लेकिन एक जमाने में इसराइल का हाल भी पाकिस्तान से बदतर हो चुका था। लोग रास्तों पर उतर आए थे, अपनी करेंसी को छोड़कर डॉलर्स में लेन देन कर रहे थे। तो इसराइल ने ऐसा क्या किया जिसने पूरे वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए और इसराइल को दुनिया की रिचेस्ट लोगों में से एक बना दिया। Why is Israel so rich? इसराइल इज अ कंट्री ऑफ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स यानी कि ऐसी बातें जो कि कॉमन सेंस की बिल्कुल उलट जाती हैं। कॉमन सेंस ये कहता है कि इसराइल एक बहुत ही गरीब मुल्क होना चाहिए, क्योंकि 3 रीजंस है इसके पीछे। सबसे पहला, इसराइल अपने आसपास के हेटर से घिरा हुआ है। इसराइल के तीनों साइड ऐसे मुल्क है जो कि इसराइल को एज अ नेबर बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। दूसरे नंबर पर इसराइल बहुत ही वॉर्स में उलझा हुआ है। वॉर्स मतलब इंस्टेबिलिटी और वॉर्स मतलब के एक्सपेंस, खर्चे। तीसरे नंबर पर इसराइल के पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है। इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि पाकिस्तान के पास तो अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन इसराइल के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक डेजर्ट है। इसराइल के पास न ही खेती के लिए ढेर सारी जमीनें हैं और न ही अपने अरब पड़ोसियों की तरह तेल है। यहूदियों में एक जोक है कि यहूदियों ने अपना मुल्क भी बसाने के लिए एक एग्जैक्ट वही जगह चुनी जहां पर तेल भी नहीं है। तो फिर इसराइल आखिर इतना अमीर बना कैसे? क्योंकि इन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन को मार गिराया। ये दुश्मन कोई अरब मुल्क नहीं है, बल्कि ये दुश्मन इन्फ्लेशन है। जमाने में थोड़ा पीछे जाते हैं। दरअसल 14 मई 1948 को इसराइल की फॉर्मेशन से लेकर 1980 के शुरुआत के दिनों में मुसलसल जंग की वजह से इसराइल की इकोनॉमी खोखली हो चुकी थी। 1984 की बात है जब इसराइल का हाल आज के पाकिस्तान की तरह हो चुका था। आज के दिन जैसे कि पाकिस्तान में लोग गैस के लिए मारे मारे फिर रहे हैं और बिजली के बिलों से तंग आ चुके हैं और महंगाई ने लोगों को पीस कर रख दिया है। बिल्कुल इसी तरह इसराइल में भी हालात कुछ ऐसे ही थे। कहने का मतलब ये है कि इसराइल में हाइपर इन्फ्लेशन हो रहा था, और वो भी कितना पता है? 445%। और हमारे यहाँ लोगों की 45% की महंगाई पर ही हवा निकल जाती है। इसराइल में लोगों का खुद की करेंसी पर से भरोसा उठ रहा था और सब लोग डॉलर्स में ही डील कर रहे थे। ये इसराइल के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन इसराइल के पास कुछ ऐसा था जो कि पाकिस्तान के पास नहीं था, और वो है बेहतरीन लीडरशिप। प्राइम मिनिस्टर शेमोन पेरेस और यज़डेक मोडाई इस जमाने के प्राइम मिनिस्टर थे और फाइनेंस मिनिस्टर थे। इन्होंने 1985 में इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन प्लान लाया, जिसमें प्राइस फ्रीज, वेज कंट्रोल, डीवैल्यूएशन, फिक्स फॉरेन एक्सचेंज रेट, नो प्रिंटिंग ऑफ मनी, रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इस प्लान में इन सारी बातों पर फोकस हुआ। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ प्राइस फ्रीज, नो प्रिंटिंग ऑफ मनी और रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर बात करेंगे। 3 महीनों के लिए सारे एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस को फिक्स कर दिया गया और रूल लाया गया कि इन्हें 3 महीनों के लिए कोई भी बढ़ाएगा नहीं। साथ ही इन्होंने अपने आप पर रिस्ट्रिक्शन लाए कि गवर्नमेंट बेमतलब के पैसे प्रिंट नहीं करेगी। इंस्टेड इन्होंने एक सेंट्रल बैंक को फ्रीडम दिया कि बॉस आप ही एक्सपर्ट हो कि आप ही डिसीजन लो। और सबसे इम्पोर्टेंट, इन्होंने फूड सब्सिडीज हटा दिए, क्योंकि इसमें सरकार का बहुत सारा खर्चा हो रहा था। और सिर्फ 1 साल में इसराइल में इन्फ्लेशन 445% से कम होकर 20% तक आ गया और गवर्नमेंट के पास पैसे भी बचने लगे। इन पैसों का क्या किया गया? ये पैसा किसी करप्ट पॉलिटिशियन के पॉकेट में जाने के बजाय साइंस,
टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में लगा और साथ ही रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए भी यूज हुआ। इसराइल आज भी अपने जीडीपी का 6% R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट करता है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर है और यही सबसे पहला राज है इसराइल के सक्सेस का। आज जिस तरह अमेरिका में सिलिकॉन वैली है, बिल्कुल वैसे ही इसराइल में सिलिकॉन वाडी है। इस छोटे से मुल्क में जिसका पॉपुलेशन पाकिस्तान के लाहौर से भी कम है, वहाँ पर 95 यूनिकॉर्न्स हैं और इसका रीजन है IDF यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस। 18 साल के होने के बाद हर एक को मैंडेटरी है मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और यहाँ पर वो एक इम्पोर्टेंट बात सिखाते हैं और वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में स्प्लिट सेकंड डिसीजन लेने पड़ते हैं, एक शार्प माइंड से नेगोशिएशन करने पड़ते हैं और सबसे जरूरी एक काम माइंड रखना पड़ता है। सेम क्वालिटी एक स्टार्टअप में भी लगती है और ये क्वालिटी इसराइल मिलिट्री ट्रेनिंग के थ्रू अपने यूथ को देता है। कोलैबोरेशन, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की वजह से, इस मिलिट्री ट्रेनिंग की वजह से इसराइल अपनी यूथ को रिस्क लेना सिखाता है, फेलियर्स को एक्सेप्ट करके फिर से ट्राई करना सिखाता है, चैलेंजेस के बारे में भी सिखाता है और उन्हें कैसे मात देनी है ये भी। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान में भी मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी होनी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दीजिए। दुनिया भर में होने वाले 40% साइबर सिक्योरिटीज, एंटीवायरसेस और डेटा प्रोटेक्शन सर्विसेज के सेल्स इसराइली कंपनीज करती हैं। वैसे ही ये मुल्क सेमीकंडक्टर और AI जैसे सेक्टर में एक इनोवेशन माना जाता है। इसराइल के टोटल जीडीपी का 4% तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से आता है। गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया जाता है, उन्हें टैक्स ब्रेक्स दिए जाते हैं, उन्हें इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। तो बाहर से पैसा अंदर लाने में इसराइल एक्सपर्ट है और यही इसराइल का दूसरा सीक्रेट है। आज इसराइल का ये हाल है कि आज इसराइल का सिर्फ 1.1% एग्रीकल्चर से, 17.3% मैन्युफैक्चरिंग से और 81% सर्विसेज से आता है। इसराइल के जीडीपी का 40% हिस्सा एक्सपोर्ट से आता है। इनमें कट्स और अनकट्स डायमंड है, इलेक्ट्रिक मशीन है, मेडिकल इक्विपमेंट्स है और फर्टिलाइजर शामिल हैं। इसराइल की अमेरिका और यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिनकी वजह से ट्रेड में इसराइल को हेल्प मिलती है। तीसरा सीक्रेट जो हमें भी पता होगा कि इसराइल का रिलीजियस टूरिज्म, इसराइल में रिलीजन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट है लेकिन रिलीजन की वजह से इनकी इकोनॉमी भी चलती है क्योंकि जूइश, मुस्लिम और क्रिश्चियन बिलीवर्स के लिए इसराइल और खास तौर पर जेरूशलम एक पाक जगह है। दुनिया भर से हर साल 40 लाख टूरिस्ट इसराइल आते हैं। इसराइल का पॉपुलेशन कुछ 90 लाख है यानी कि अपने पॉपुलेशन के आधे टूरिस्ट हर साल इसराइल होस्ट करता है। एट द एंड पाकिस्तान में कोई भी डिसीजन वॉर फुटिंग पर लिया ही नहीं जाता। पाकिस्तान में आम लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग मिले या ना मिले, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पॉलिटिशियंस को मिलिट्री ट्रेनिंग जरूर मिलनी चाहिए। शायद तभी इनमें 1% तब्दीली आएगी। बात को मैं यहीं पर खत्म करके बस यही कहना चाहता हूँ कि इसराइल एक परफेक्ट मुल्क बिल्कुल भी नहीं है। इसराइल में भी बहुत सारे फ्लॉज हैं, पॉलिटिकल फ्लॉज हैं, इकोनॉमिक फ्लॉज हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को अपनी हालत को बेहतर करने के लिए सच में इसराइल से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अब कुछ लोग कहेंगे कि वो तो हमारा दुश्मन है, हम अपने दुश्मन से क्यों सीखे? तो बात यहाँ पर यह है कि अक्सर हमें अपने दुश्मनों से भी सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है जिससे हम अपनी लाइफ में और अपने मुल्क की इकोनॉमिक हालत को बेहतर कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए